दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में जोर का झटका ममता बनर्जी को लगा है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के झटके पर झटके के बाद अब गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है और गृह मंत्रालय ने 480 कंपनियां, जी हां बहुत बड़ी संख्या है। आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार का फैसला है, ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद ये तय किया गया है कि 480 सीआरपीएफ की कंपनियां पश्चिम बंगाल के प्रत्येक क्षेत्र में तैनात रहेंगी और ये सारी तैनाती एक साथ पूरे पश्चिम बंगाल में होगी, लेकिन सबसे ज्यादा तैनाती उस समय साथ साथ रहेगी जहां जिस क्षेत्र में चुनाव होंगे। आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव 7 फेज में होता है। 2021 का विधानसभा चुनाव 7 फेज में हुआ था, इस बार भी 7 फेज में होने की उम्मीद है। और यह तरीका होता है चुनाव कराने का चुनाव आयोग का कि जिस फेज में चुनाव होता है वो बीच में 4 या 5 दिन का गैप इसीलिए रखा जाता है ताकि जो फोर्स है उनकी मूवमेंट हो चुके। और मूवमेंट भी ऐसा नहीं है कि कल चुनाव है आज सुबह पहुंचे, पहले वो जाकर एरिया का मुआयजा ले लेते हैं, मुआयना करते हैं, सारा अपना चीज़ों को समझते हैं, नक्शा समझते हैं, पुलिस के साथ मिलकर के पेट्रोलिंग करते हैं। 480 कंपनी बहुत बड़ी संख्या है और ये संख्या बंगाल में पिछले कई चुनावों में जो हिंसा टीएमसी के द्वारा हुई है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में, और तो और चुनाव के दिन बूथों पर कब्जा, लोगों को वोट डालने के लिए जाने नहीं देना, सोसाइटियों के बाहर गेट पर ताला लगाकर गुंडों का बैठना, ये सब देखा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इस बार तैयारी की है। गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट गई और इस बार यह तय किया है कि पुलिस को रखा जाएगा। वो लोकल निगरानी में पुलिस रहती है, उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यह भी तय किया गया है कि किसी के घर में घुसकर किसी को डराना धमकाना, किसी सोसाइटी मोहल्ले में गुंडों का खड़ा होकर वोटरों को रोकना, ये नहीं चलेगा। पूरे एरिया में या यूं कहें चप्पे चप्पे पर केंद्रीय फोर्सों की तैनाती रहने वाली है। और इसमें आपको बता दें बीएसएसबी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये मिली जुली रहेगी। और यहां आपको ये भी बताऊं कि चुनाव आयोग ने बाकायदा ये तय कर दिया कि जिस एरिया में चुनाव होगा उस एरिया में ये जरूरी नहीं है कि उसी थाने की फोर्स लगेगी, वो फोर्स मूवमेंट कर दी जाएगी, अचानक से फोर्स दी जाएंगी। और इसमें कंपनी वाइज अभी तक जो सीआरपीएफ की तरफ से 240 सीआरपीएफ कोर का जो पूरा अभी डिटेल मेरे पास आई है, अगर मैं बताऊं आपको, दार्जिलिंग में 6 कंपनी, सिलीगुड़ी में 3 कंपनी, केलिंगपोंग में 3, कूच बिहार में 9 और अलीपुर में 5 और जलपाईगुड़ी में 7। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं उस एरिया में जो एरिया बॉर्डर से लगता हुआ है या सेंसिटिव एरिया है, दक्षिण दिनाजपुर, वहाँ 10 बटालियन रहेंगी। मालदा जहाँ सबसे ज़्यादा दंगा फसाद होता है वहाँ 12 कंपनियों की नियुक्ति की गई है। और कोलकाता में, खास तौर पर कोलकाता में जहाँ वामपंथियों का गढ़ भी कहा जाता है, 12 कंपनियों की तैनाती की गई है। और पूर्व मिदनापुर जो है आप देख रहे हैं, पूर्वी मिदनीपुर जो है ये एरिया बहुत संवेदनशील है। पिछले काफ़ी दिनों में डेमोग्राफी चेंज हुई है। सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ की नियुक्ति 14 कंपनियां यहीं पे तैनात रहेंगी। ये कहा जा सकता है हर मोहल्ले को कवर कर लेंगे, इतनी यहाँ पर सीआरपीएफ लगाई जाएगी। और ये सब नियुक्तियाँ करने का मकसद केवल एक ही है कि किसी भी तरह से टीएमसी की जो गुंडागर्दी होती है वो ना चले। इन सब में ये ध्यान रखा गया है और इसीलिए डिवाइडेशन जो किया गया है फोर्सेस का, इसी आधार पे किया गया है। सबसे ज़्यादा जिन एरिया में है वो मैंने बताया, और बाकी एरिया में भी ये नॉर्मल जो हर जगह चुनाव होता है हर राज्य में, वहाँ पर आप तैनाती देखते ही हैं। दूसरे नंबर पर जो रखा गया है वो इस तरह की एरिया रखे गए हैं। एबीसी 3 कैटेगरी में बांटा गया है पश्चिम बंगाल को। ए कैटेगरी में मैंने आपको बताया जो अति संवेदनशील है, जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की, हिंसा की घटनाएं ये आती हैं, तो इसमें जो है
दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और ये आपको मिदनीपुर, मैंने आपको बताया कोलकाता, ऐसे एरिया में रखा गया है। दूसरी तरफ आपको बताएं बाकी एरिया में भी, जैसे कहीं नॉर्मल दार्जिलिंग है, वो वहाँ इतना दंगा फसाद ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पर्यटन केंद्र है, दूर तक फैला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है। गाड़ी लेकर के आप पहाड़ी क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, टाइम लगेगा, इसलिए वहाँ 6 कंपनियों की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पर जो सीआरपीएफ रहेगी, ये तो रहेगी, इसके साथ अन्य फोर्स भी रहेंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछली बार से ज़्यादा हिम्मत से काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल तो क्रांतिकारियों की भूमि है, और क्रांतिकारियों की भूमि हमने देखा है, अंग्रेज़ों को भगाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बम बनाने से लेकर और बाकी चीज़ें वहाँ जो चलन चला, वो वामपंथियों ने उसको जारी रखा। नक्सली मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर जब से टीएमसी आई है, वो जो वामपंथी है वो टीएमसी में भर्ती हो गए, और वही सेम गुंडागर्दी करने की कोशिश, दादागिरी करने की कोशिश की गई। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जहां तय कर दिया कि एक तरफ जो वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया है, ममता बनर्जी कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार जा रही हैं कि साहब एसआईआर में 1.5 करोड़ नाम कट रहा है, और जो जज लगाए गए हैं ड्यूटी पे उनमें भी मुझे भरोसा नहीं है। मतलब पूरी कोशिश में है ममता बनर्जी कि किसी तरह ये एसआईआर रुक जाए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये तय कर लिया है, उनके फैसले से सुप्रीम कोर्ट के पता लग गया है कि वो एसआईआर को रोकने वाले नहीं है। और देखिए, एसआईआर होगी, उसके बाद ही चुनाव होगा, ये तो तय हो गया। तो ममता बनर्जी जितना डिले करेंगी, वो उसे राष्ट्रपति शासन की तरफ ले जा रही हैं। 7 जून का टाइम निकला, ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई कि भैया आपको जजों पे भी भरोसा नहीं है, तो आपकी समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। इतनी कठोर टिप्पणी की है। और आपको बता दूं कि झारखंड और उड़ीसा के जो जुडिशरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो जज हैं, उनको लगाया गया है। अब आप कह रहे हैं साहब इन पे भी भरोसा नहीं है, तो ममता बनर्जी सोच रही थी कि ये हो ही नहीं सकता। जब आप कहेंगे कि बंगाल में जितने जज हैं वो तो थोड़े संख्या में हैं, तो हमारे कर्मचारियों को लगा लो, वो हुआ नहीं। और इसलिए 50 लाख आपत्तियां पेंडिंग है। और दिन कितने हैं? दिन आप समझ लीजिए मार्च का एक महीना है। इसके बाद 6-7 अप्रैल को तो घोषणा हो जाएगी। तो 1 महीने का समय बचा है, और 1 महीने में 50 लाख आपत्तियों को चेक करना, सुनवाई करना। अब इसमें कितने जज लगेंगे ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आपको बता दूं, जजों के अपने भी काम होते हैं, और जज जुडिशरी से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसा नहीं है कि वो 9 बजे करेक्ट जो है वो पहुंच जाएंगे ऑफिस में आपत्ति सुनने के लिए, और 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक बैठे हैं। भाई बीच में लंच भी है, आराम से काम करने के आदी हैं, और ये उनके उस हिसाब से काम भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे कर रहे हैं। समय से हो जाए, इस पर मुझे आशंका है। ममता बनर्जी कह रही है मुझे इन पर आशंका है, लेकिन मुझे समय पर होने पे आशंका है। और अगर नहीं हुआ ना समय पे, ये ममता बनर्जी इसी तरह करती रही, तो जैसा मैंने कहा, नियम है भाई कि 5 साल पूरा हुआ, 7 जून की डेट निकली, तो राष्ट्रपति शासन लगा। तो ममता बनर्जी को ये चाहिए कि जो जजों के बीच में रुकावट बनने की कोशिश की जा रही है, उसको तत्काल रिमूव करे, सुप्रीम कोर्ट खेलना बंद करे, नहीं तो केजरीवाल की तरह हाल हो जाएगा, और उनको जो है कहीं बात समझ में नहीं आ रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला बिल्कुल ठीक है। पहली सूची 28 फरवरी को जारी हो जाएगी। ममता दीदी कहती हैं 1 करोड़ से अधिक नाम कटने की संभावना है। तो भाई आप अगर कह रहे हो कि नाम गलत काटे जा रहे हैं, तो आप चुनौती दो सुप्रीम कोर्ट में। आप चुनौती देने की बात कर रहे हो, आप वहां पहुंचो ना, जो अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज करानी है। अगर कोई जेन्युइन केस है और उसके पास प्रमाण है, नहीं है तो प्रोवाइड कराओ और उसकी मदद करो। लेकिन ये सब हो रहा है,
अब ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि भैया बहुत मुश्किल ये चुनाव है, हमेशा की तरह इस बार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी उनको कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है कि ममता बनर्जी केवल एसआईआर रुकवाने के लिए बहाने कर रही हैं। शासन प्रशासन की अगर मदद दी होती तो अभी तक ये एसआईआर की प्रक्रिया हो गई होती, और जो मैं आशंका जता रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिकली लग जाएगा, शायद ये नौबत नहीं आती। तो ममता बनर्जी खुद के जाल में फंस गई हैं, और अब केंद्रीय फोर्स की जिस तरह से तैनाती की जा रही है, इसको देखकर तो पूरी तरह घबरा गई हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।